बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी क्वेश्चन का पार्ट 1 मैंने वीडियो के पार्ट 1 में करवा दिया था। इन्यूमरेट द एसेंशियल एंड एडिशनल क्लिनिकल पैरामीटर्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ। अब उसका पार्ट 2 करना है। उसमें क्या था, गिव डिफरेंस बिटवीन राइगर मॉर्टिस एंड कैडावेरिक स्पैज़म। राइगर मॉर्टिस और कैडावेरिक स्पैज़म में क्या डिफरेंस होता है कि राइगर मॉर्टिस एक पोस्टमार्टम फिनोमिना है और कैडावेरिक स्पैज़म एंटीमार्टम फिनोमिना। एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम का क्या मतलब है कि कैडावेरिक स्पैज़म डिपेंड करता है कि बिफोर डेथ एक पर्सन किस स्टेट में था, उसके अकॉर्डिंग ना उसके क्या लाइक उसके मसल्स ना, जो ग्रुप ऑफ मसल्स वॉलेंट्री मसल्स में एक तो होता है और जो ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व थे बिफोर डेथ उनमें होता है ये। लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी भी वजह से ना जैसे कैडावेरिक स्पैज़म एक ड्राउनिंग पर्सन में है ना, तो उसने वो पकड़े होंगे जो झाड़ियाँ वगैरह सी की। अगर एंटीमार्टम ड्राउनिंग है तो उसके अंदर कैडावेरिक स्पैज़म होगा। इसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आई थी ऑस्पी के अंदर, बार बार रिपीट हुई थी कि वो एक पर्सन है, उसका हाथ दिखाया हुआ और उसके अंदर ना वो कुछ वो जैसे वो सीवीड्स टाइप नहीं उसने पकड़े हुए हैं, तो वो कैडावेरिक स्पैज़म है। वो बताता है कि बिफोर डेथ एक पर्सन ना किस स्टेट में था। अब राइगर मॉर्टिस तो एक नेचुरल फिनोमिना, जब भी डेथ होनी है तो राइगर मॉर्टिस होना है हर किस्म की डेथ में। इट्स अ पोस्टमार्टम फिनोमिना, इट्स एंटीमार्टम, इन्वॉल्व बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल, और इसके अंदर सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। मसल्स ऑफ होल बॉडी आर इफेक्टेड और इसमें ओनली अ मसल ग्रुप ऑफ मसल इज़ इफेक्टेड। जब होल बॉडी के मसल हैं तो इसमें वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है स्पेसिफिक पैटर्न्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे स्टेजेस थी इसकी 3, एक डेवलपिंग फेज़ थी, स्टैटिक फेज़ थी, उसके अलावा डेवलपिंग फेज़ थी, स्टैटिक फेज़ थी और पासिंग ऑफ फेज़ थी। और इसमें कैडावेरिक स्पैज़म में ऐसे जिस तरह की कोई स्टेजेस नहीं होती है। डेवलप्स इंस्टेंटेनियसली बीइंग एसोसिएटेड विद लास्ट एक्शन बिफोर डेथ, कि लास्ट एक्शन बिफोर डेथ को ही शो कर रहा होता है। ये हर किस्म की डेथ में होता है। इट अकर्स ओनली इन सडन डेथ विद इमोशनल स्ट्रेस बीइंग अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। और मॉडरेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक रिजिडिटी, और इसमें वेरी हार्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड और इंडिकेट्स टाइम सिंस डेथ। और ये क्या करता है, इस्टेब्लिश द मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ के किस तरह से डेथ हुई, तो वो लास्ट एक्शन बिफोर डेथ को शो करता है। सॉरी, ये इस्टेब्लिश मैनर ऑफ डेथ और ये टाइम सिंस डेथ का बताता है। जब हम बॉडी को देख लेंगे कि वो किस फेज़ में है, राइगर मॉर्टिस किस स्टेज में है, तो उससे हमें टाइम सिंस डेथ का आइडिया हो जाएगा। और मेरे साथ बताया भी था बहुत डिटेल से लास्ट वीडियो में कि राइगर मॉर्टिस फर्स्ट 12 आवर्स में कैसी होती है, नेक्स्ट 12 आवर्स में, उससे नेक्स्ट 12 आवर्स में, तो ये सारा ना उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड बॉडी ऑफ एन एल्डरली मेल वाज फाउंड इन अ वेस्ट dumping ground. The body was swollen and had protruding eyes and tongue. Body was discolored and emitting a foul smell. ये सारे जो फीचर्स हैं ना वो सारे पुट्रीफेक्शन के हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा नेम द कंडीशन ऑफ द बॉडी, तो कंडीशन ऑफ द बॉडी क्या है, पुट्रीफेक्शन। और व्हाट प्रोसेस लेड टू अबव कंडीशन, क्या क्या प्रोसेस थे जिसकी वजह से ये अबव कंडीशन है, मतलब कि पुट्रीफेक्शन में कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। और नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस कंडीशन, अब पुट्रीफेक्शन की स्टेजेस बतानी है। तो पार्ट ए का हो गया पुट्रीफेक्शन। 2 प्रोसेसेस जो इस कंडीशन में इन्वॉल्व है वो कौन कौन से, ऑटोलाइसिस और बैक्टीरियल एक्शन। ऑटोलाइसिस, ऑटो मतलब खुद ब खुद, लाइसिस ब्रेकडाउन, कि जो बॉडी अपने आप के सेल्फ ब्रेक डाउन कर रही है, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस सॉफ्टन्स एंड लिक्विफाइज सॉफ्ट टिश्यू caused by the digestive action of enzymes released from the cells after death। अब सेल्स आफ्टर डेथ उनके से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो अपने आप को, अपने मैटर को, अपने बॉडी सब्सटेंस को खुद ब खुद ऑटोलाइज करने लग जाती है, उनको उसको तबाह करने लग जाती है, उसकी लाइसिस करने लग जाती है। बैक्टीरियल एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन सा है इसमें, क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई। क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई अ गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया दैट इन्वेड्स सिस्टेमिक वेन्स फ्रॉम द सीकम मेनली। सीकम पोर्शन से ये इन्वेजन इसकी स्टार्ट होती है और सिस्टेमिक वेन्स को इन्वेट करता है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ पुट्रीफेक्शन क्या, सबसे पहले स्किन डिस्कलरेशन होती है 12 से 24 आवर्स में। उसके बाद स्किन स्लिप और ब्लॉटिंग होती है 18 से 36 आवर्स में। देन आती है मार्बलिंग। मार्बलिंग होती है 36 से 48 आवर्स और इन्फेस्टेशन ऑफ हाउस फ्लाई 3rd डे में। तो सबसे पहले स्किन डिस्कलरेशन होती है, फिर स्किन स्लिप होने लगती है, स्किन लूज सी हो जाती है तो स्लिप होती है, फिर मार्बलिंग होती है, फिर इन्फेस्टेशन ऑफ हाउस फ्लाई। उसके बाद व्हाट इज़ कैस्पर्स डिक्टम, तो कैस्पर्स डिक्टम क्या है, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन सॉइल वाटर एंड एयर हैज़ द रेशियो ऑफ 1:2:8। कि अगर कोई बॉडी है उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, अगर वो सॉइल के अंदर है तो उसकी डिकम्पोजिशन होगी 1, अगर वो वाटर के अंदर है तो उसकी डिकम्पोजिशन है 8, और अगर वो एयर के अंदर है तो उसकी डिकम्पोजिशन है, सॉरी, अगर वाटर के अंदर तो डिकम्पोजिशन 2 और अगर एयर के अंदर तो डिकम्पोजिशन 8 अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड रूल ऑफ थम, कैस्पर्स डिक्टम। 1 week of putrefaction in air is equivalent to 2 weeks in water
which is equivalent to 8 weeks in buried in soil given the same environmental temperature. यहाँ मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, 1:2:8 में आना था। सबसे पहले एयर में अगर 1 है तो वाटर में 2 है, और यहाँ पे एयर यहाँ पे आना, एयर इधर आ जाएगा और सॉइल इधर आ जाएगा। सॉइल में सबसे स्लो होती है डिकम्पोजिशन। अगर ये 1 है तो 1 इज़ फॉर एयर, रेशो वाटर, रेशो सॉइल। ठीक है, इसमें क्या है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल हैज़ द रेशो ऑफ 1:2:8 अकॉर्डिंग टू old rule of thumb. 1 week of putrefaction in air is equivalent to 2 weeks in water, which is equivalent to 8 weeks buried in soil given the same environmental temperature. इसका इसे याद रख लें कि हम ना डेड बॉडी को हम दफनाते हैं तो सबसे जो स्लो डिकम्पोजिशन है वो सॉइल के अंदर होती है, और अगर वो खुली हवा में तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है बॉडी। नेक्स्ट है इनलिस्ट फिजिकल चेंजेस आफ्टर डेथ। फिजिकल चेंजेस कौन कौन से डेथ में, उसको हम क्लासीफाई करते हैं इमीडिएट चेंजेस में, अर्ली चेंजेस में और लेट चेंजेस में। इमीडिएट के मतलब जैसे ही डेथ हुई है वैसे ही सबसे पहले कौन कौन से चेंजेस आए। तो इमीडिएट चेंजेस में मस्कुलर फ्लैसिडिटी, के मसल्स फ्लैसिड हो रहते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, एसिस्टली, स्टॉपेज ऑफ चेस्ट मूवमेंट्स, फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोस्टेसिस, राइगर मॉर्टिस, चेंजेस इन आईबॉल। अर्ली चेंजेस में आता है फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोस्टेसिस, राइगर मॉर्टिस, चेंजेस इन आईबॉल। ये लास्ट वाले सारे सेम टू सेम। फिर लेट चेंजेस में पुट्रीफेक्शन आती है, और वेरी लेट चेंजेस में आती है ममीफिकेशन एंड एडिपोसिड फॉर्मेशन। नीचे ममीफिकेशन की डिटेल करते हैं। एडिपोसिड बेसिकली जो फैट एरिया था बॉडी के अंदर जहाँ पे फैट होगा तो वो उसकी येलो सा हो जाता है, और उसकी जो डिकम्पोजिशन वगैरह होती है ना वो एडिपोसिड फॉर्मेशन होती है। इसकी डायग्राम भी ऐसी होती है कि बॉडी बाकी पुट्रीफेक्शन हुई होती है, और जहाँ पे वो फैट है ना वो वाइट और येलो सा हुआ होता है। ये भी आई थी ऑस्पी में, डिपोसिट फॉर्मेशन भी आया था और ममीफिकेशन भी। इवन कुछ बच्चे ममीफिकेशन और डिपोसिट को आपस में कंफ्यूज भी कर रहे थे। ममीफिकेशन में ना फुल बॉडी ड्राई हुई होती है, जबकि डिपोसिट के अंदर बॉडी पुट्रीफेक्शन में होती है, पुट्रीफाइड होती है, और साथ ना वो येलो हुआ होता है फैट, जहाँ पे बॉडी में फैट्स हैं उस एरिया पे। तो इमीडिएट चेंजेस में क्या, सबसे पहले मसल्स की फ्लेसिडिटी होती है और रिफ्लेक्सेस लॉस होते हैं। जो हमने बताया था कि डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें क्या है कि वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो गया, एसिस्टली हो गया, हार्ट स्टॉप हो गया हुआ है, चेस्ट मूवमेंट स्टॉप हो गई हैं, मतलब रेस्पिरेशन नहीं हो रही, और बॉडी टेम्परेचर वगैरह। ये अर्ली में भी आता है और ये इमीडिएट में भी आता है। आपको याद होगा मैंने जब ये फर्स्ट पहले क्वेश्चन कराया था उसके अंदर मैंने बताया है कि बॉडी टेम्परेचर कब तक फॉल कर रहा है। ये 12 से 24 आवर्स तक हमने किया था कि राइगर मॉर्टिस भी तब तक लेके चले हैं हम, प्रोग्रेसिव फॉल इन बॉडी टेम्परेचर वगैरह, हाइपोस्टेसिस सारा। तो इसलिए ये इमीडिएट में भी आया और अर्ली में भी। लेट चेंजेस में पुट्रीफेक्शन और वेरी लेट चेंजेस में ममीफिकेशन एंड एडिपोसिड फॉर्मेशन। अब डिफरेंस बिटवीन ममीफिकेशन एंड मैसेरेशन। ममीफिकेशन होता है कि एक बॉडी जो सी है ना वो ड्राई हो जाती है, और लाइक जैसे ममीज़ नहीं बनाती, जैसे बॉडी काइंड ऑफ प्रिजर्व हो गई है। और मैसेरेशन है कि एक फीटस जो सा है, डेड फीटस है, वो वूम्ब में रहता है कुछ देर। मैसेरेशन में क्या होता है, एक डेड फीटस ना वूम्ब में रहता है कुछ देर के लिए डेथ के बाद, तो उसकी एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होती है। अब डिफरेंस क्या होगा कि ममीफिकेशन का कलर डस्की ब्राउन होता है बॉडी का, इसमें पर्पल रेड कलर का होता है। इसमें ऑर्डर नहीं होती है ऐसे, इसमें रेंसिड ऑर्डर होती है। और इसमें क्या होता है कि हार्ड हो जाती है बॉडी, और ये फ्लक्टेंट होती है। इसमें बॉडी कंटोर प्रिजर्व होता है, इसमें बॉडी फ्लैट हो जाती है, लाइक वो डिकम्पोज होकर फ्लैट सी हो जाती है। इसके अंदर फेशियल फीचर्स प्रिजर्व होते हैं। ममीफिकेशन की डायग्राम हम आप कहीं नेट से सर्च करें तो वो प्रॉपर ना बॉडी का पता चल रहा है, उसके फेशियल फीचर्स मतलब उसके बोन्स के साथ बिल्कुल स्किन जुड़ी होती है, तो फेशियल फीचर्स प्रिजर्व होते हैं। इसमें लॉस रैपिडली। ममीफिकेशन अकर्स ड्यू टू हीट ड्राइंग ऑफ द टिश्यूज एडेड बाय करंट्स ऑफ एयर। द स्किन बिकम्स टाइट ओवर द बोन्स एंड जॉइंट्स एंड द टिश्यू स्टे प्रिजर्व्ड। कि हम टिश्यू को ड्राई करते हैं ना जब करंट्स ऑफ एयर की मदद से, तो जो एयर स्किन है ना वो टाइट हो जाती है ओवर द बोन्स, और उसकी वजह से क्या होता है बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर जो टिश्यू है प्रिजर्व रहता है। मैसेरेशन इज अ फिजिकल चेंज अकरिंग इन अ डेड फीटस इफ इट रिमेन्स इन द वूम फॉर सम टाइम आफ्टर डेथ। इट इज़ एसेप्टिक ऑटोलाइसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द डेड फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट कंडीशन स्टिमुलेटिंग राइगर मॉर्टिस के कौन कौन सी कंडीशन। इसमें सबसे पहले आती है हीट स्टिफनिंग या हॉट स्टिफनिंग, कोल्ड स्टिफनिंग, कैडावेरिक स्पैज्म, secondary relaxation as muscle will become stiff, soft and flaccid and will not respond to electrical and mechanical stimulus।
तो कौन सी कंडीशन है जो स्टिमुलेट करती है राइगर मॉर्टिस को, ये वो सारी बता दी हैं। हॉट स्टिफनिंग है, कोल्ड स्टिफनिंग है, कैटाबाइक स्पैज़म है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन वगैरह, ये सारी इसको स्टिमुलेट कर रही हूँ। जैसे कि कोल्ड स्टिफनिंग और अच्छा चलें फिर उसके बाद है हाउ पोस्टमार्टम स्टेनिंग हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ, कि जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग को पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं, हाइपोस्टेसिस भी कहते हैं। इससे टाइम सिंस डेथ का कैसे अंदाज़ा होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्लड शिफ्टिंग स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द डेथ। जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही डेथ होती है, जैसे सर्कुलेशन स्टॉप होती है, तो जो ब्लड है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे जाना शुरू हो जाता है, सीजेशन ऑफ द सर्कुलेशन। येट इट्स लेकिन वो जो एक्सटर्नली बॉडी में हमें अपीयर होगा, पहले स्मॉल पैचेस बताए थे मैंने वीडियो 1 के स्टार्ट में बताया था, पार्ट 1 की वीडियो में, कि पहले स्मॉल पैचेस बनते हैं, फिर वो पैचेस बड़े होते हैं, फिर आहिस्ता वो कंबाइन करके एक बड़ा सारा ना वो पैच बना देते हैं। सारे के सारे जो डिपेंडेंट एरियाज़ हैं ना उसके ऊपर हाइपोस्टेसिस हो रही है, एक्सटर्नली अपीयर। सबसे पहले जब जैसे इमीडिएटली आफ्टर डेथ या फिर सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन में ना क्या होती है कि ब्लड की शिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। येट इट्स अपीयरेंस एक्सटर्नली अकर्स इन 20 to 30 मिनट्स, और ये जो 20 to 30 मिनट्स वाला है कि इवन डिले हो सकता है अप टू 2 hours। Initially scattered small faint patches appear. Within 6 to 12 hours, they unite to form an extensive area of uniform discoloration. After 2 to 3 days, RBCs disintegrate and blood coloring pigments are liberated, staining subcutaneous tissue and internal organs permanently. अब 2 से 3 दिन के बाद जो RBCs हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, और जो उनका ना कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं उसमें से। तो वो जो सबक्यूटेनियस टिश्यू और इंटरनल ऑर्गन्स ना परमानेंटली स्टेन हो चुके होते हैं। मेरे ख्याल है जो मैंने बताया था ना कि सर ने वाइवा मेरे से पूछा था क्वेश्चन, उसका ये आंसर होगा। उसमें उन्होंने कहा था फिक्सेशन ऑफ हाइपोस्टेसिस। फिर भी आप इस वक्त खुद इसको बुक से भी सर्च कर लीजिएगा कि हाइपोस्टेसिस फिक्स्ड कब हो जाता है। 2 to 3 days ही सर ने मेरे ख्याल इसका आंसर बताया था, मुझे सही से याद नहीं है। उसके बाद है व्हाट आर ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इन डेथ ड्यू टू गैरेटिंग। डेथ ड्यू टू गैरेटिंग में क्या क्या स्पेसिफिक फाइंडिंग होती है। नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स तो सारी जो एस्फिक्सिया वाले हैं ना, ये एस्फिक्सिया में आता है, तो उसमें कंजेशन, साइनोसिस, पेटिकल हेमरेजेस, ब्लड फ्लूइडिटी। और स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि साइंस ऑफ स्ट्रगल विल बी एविडेंट, फिंगर नेल एब्रेयन ऑन द नेक टू रिलीव कंस्ट्रिक्शन। अच्छा बेसिकली गैरेटिंग होता क्या है कि एक होता है हैंगिंग और एक होता है गैरेटिंग। गैरेटिंग में क्या होता है कि एक रस्सी है, उसको किसी के गले के गिर्द आप लपेट के उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो वो गैरेटिंग होता है। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन जिसको आप कहते हैं। तो उसमें साइंस ऑफ स्ट्रगल होंगे, एविडेंट होंगे, फिंगर नेल एब्रेयन होंगी नेक पे, टू रिलीव द कंस्ट्रिक्शन विल बी प्रेजेंट। लाइगेचर मार्क्स अराउंड द रिस्ट एंड एंकल्स में भी प्रेजेंट, हो सकता है उस इंसान को बांध के उसको आप उसके गैरेटिंग कर रहे हो। अदर एसोसिएटेड इंजरीज लाइक ब्रूज एंड एब्रेयन में भी प्रेजेंट ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जितनी भी इंजरी है उसमें ब्रूज एब्रेयन होता ही है। गिव टाइम सीक्वेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ राइगर मोर्टिस ऑन द बॉडी, ये एससीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये ऑस्पी में भी आता है। इसमें सबसे पहले क्या है कि राइगर मोर्टिस एमसीक्यूज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछते हैं कि इस पार्ट तक हुई हुई सपोज नेक तक हाइपोस्टेसिस हुई हुई है, सॉरी राइगर मोर्टिस हुआ है, तो टाइम सिंस डेथ क्या है, इसको अच्छे से आपने याद करना है। एक ये मैंने पहले भी बार बार बताया कि थैनाटोलॉजी में जितने भी टाइम्स दिए हुए हैं, टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल्स वगैरह, वो सारे बहुत अच्छे से याद करने हैं एमसीक्यूज़ के लिए। उसके अलावा एक ट्रॉमाटोलॉजी में से कौन सा करना है, ब्रूज और एब्रेयन वाले का टाइम एज, सॉरी। अच्छा इसके बाद आ गया टाइम सीक्वेंस फॉर डेवलपिंग राइगर मोर्टिस ऑन द बॉडी। राइगर मोर्टिस स्टार्ट्स 2 to 3 hours आफ्टर द डेथ एंड फुली डेवलप्ड आफ्टर 12 hours। ईच ऑफ द 3 stages ऑफ द राइगर मोर्टिस इज ऑफ 4 to 6 hours इन समर। ये मैं स्पीडली इसको इसलिए करा रही हूँ कि मैंने पहली वीडियो में इसको डिटेल से बता दिया था आपको। और 10 to 12 hours इन विंटर में होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स इट अकर्स इन फर्स्ट आवर आफ्टर द डेथ एंड इनवॉलेंट्री मसल्स द सीक्वेंस इज एज फॉलोस। जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स है ना बॉडी के, उसमें ना जैसे ही डेथ होती है तो फर्स्ट आवर में ना वो डेवलप होने लगते हैं। इसके अलावा जो से हमारे होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, उनमें ये वाला सीक्वेंस है। आईलिड्स में होता है 2 to 3 hours। सबसे पहले आंखों से स्टार्ट करना, ऊपर से आईलिड है, आईलिड के बाद फेस पे होता है। आईलिड का इसलिए याद रखें कि जैसे किसी की डेथ होती है तो फ़ौरन वो आप ड्रामा वगैरह में देखा नहीं होगा, वो फ़ौरन आंखें बंद करते हैं। तो इसलिए क्योंकि राइगर मोर्टिस, इससे आपने सीक्वेंस याद करने के लिए निमोनिक टाइप रख लें कि सबसे पहले आईलिड में राइगर मोर्टिस डेवलप होगा 3 to 4 hours में। उसके ये भी याद रखना है कि जो इनवॉलेंट्री मसल है ना उसमें तो फर्स्ट आवर में होता है, आफ्टर डेथ डेवलप हो रहा है। जो वॉलेंट्री मसल है उसका सीक्वेंस है। आईलिड्स में 3 to 4 hours आफ्टर डेथ, फेस में होता है 4 to 5 hours, फेस के बाद नेक में आ जाता है 5 to 7 hours, फिर ट्रंक में आता है, नेक और ट्रंक दोनों में 5 to 7 hours है। अपर एक्सट्रीमिटीज़ पे है 7 to 9 hours, मतलब आपके जो ये लिम्स हैं अपर लिम्स। और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है 9 से 11 hours में। फिर जो फिंगर एंड टो एंड पे इनके ऊपर होता है 11 से 12 hours।
तो सीक्वेंस क्या था, आईलिड हो गया सबसे पहले 3 to 4 आवर्स, फिर फेस है 4 to 5 आवर्स, नेक है 5 to 7, ट्रंक भी 5 to 7 है, अपर एक्सट्रीमिटी 7 to 9 है, उसके बाद लोअर एक्सट्रीमिटी 9 to 11 है, फिंगर्स एंड टोज है 11 से 12 आवर्स। इन लिस्ट फैक्टर्स सर्कमस्टांसेस विच स्पीड अप पुट्रीफेक्शन प्रोसेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पुट्रीफेक्शन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। यंग एज है, ओवरवेट है, नेकेड है, बॉडी नेकेड हो तो मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो, सॉइल के अंदर हो, और हैवी क्लोथिंग हो, इंजरी टू द बॉडी हो या एल्डरली, सारे वो फैक्टर्स हैं। मतलब एज पे डिपेंड करता है बेसिकली, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, मॉइस्ट है या फिर क्या है, बॉडी नेकेड है या फिर क्लॉथड है, और क्लॉथिंग किस टाइप की है, बॉडी का वेट क्या है, सब पे डिपेंड करता है। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय सस्पेंडेड एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब है कि एक इंसान ना ज़िंदा होता है, उसकी डेथ नहीं हुई होती लेकिन वो बज़ाहिर लग रहा होता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। मोस्टली बेबीज़ जब बेबी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, ऐसा लग रहा होता है कि ना वो लाइक आफ्टर बर्थ के वो डेड बॉर्न हुए, स्टिल बॉर्न हुए, लेकिन ना वो लिविंग होते हैं। उसमें होता है क्या है कि सस्पेंडेड एनिमेशन में ना बॉडी के जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी को चाहिए होती है, उसने बॉडी ने ना अपने वाइटल प्रोसेस को इतना मिनिमल किया होता है कि अपेरेंटली लग रहा होता है कि नहीं कोई बॉडी में ना ब्रीथिंग वगैरह और हार्ट रेट वगैरह नहीं हो रहा, हार्ट बीट वगैरह। इट इज़ अ स्टेट वेयर वाइटल प्रोसेसेस आर डिप्रेस्ड टू अ मिनिमम कंपैटिबिलिटी विद लाइफ, के लाइफ के साथ जो लिविंग है, एक हमारी लिविंग स्टेट है, उसके साथ मिनिमम कंपैटिबिलिटी पे होती है, बट आर नॉट परसेप्टिबल क्लिनिकली। जैसे ड्राउनिंग में होता है, इलेक्ट्रोकॉशन है, हाइपोथर्मिया है, बार्बिचुरेट कोमा है, और एंड वॉलेंटरली इंड्यूस्ड स्टेट जैसे योगा वगैरह में, या फिर कुछ लोग स्विमिंग करते हैं तो कितनी देर तक अपना सांस रोक के रख लेते हैं। बॉडी अपेरेंटली लुक्स एंड बिहेव्स एज डेड कॉर्प्स, अपेरेंटली ऐसा लग रहा होता है कि बॉडी डेड है, एक कॉर्प्स की तरह अपीयर हो रही थी, लेकिन क्या होता है कि वो ज़िंदा होता है इंसान। 2 टाइप्स ऑफ डेथ कौन सी है, सबसे पहले एक होती है हार्ट या रेस्पिरेटरी डेथ, और दूसरी है ब्रेन डेथ। ये उसके अलावा ना एक फेजेस ऑफ डेथ अलग है, टाइप्स अलग है, तो मैंने ये दोनों इसमें मेंशन कर दी थी, अगर पेपर में आ रहे तो दोनों लिख लें। टाइप्स में होती है हार्ट की डेथ या रेस्पिरेटरी डेथ, और दूसरी टाइप से ब्रेन डेथ, जो बेसिकली कन्वेंशनली ना सिर्फ हार्ट या रेस्पिरेटरी डेथ को ही डेथ कंसीडर करते थे, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रेन डेथ होना ज़रूरी होती है। फेजेस क्या है, सोमेटिक डेथ है, मोलेकुलर डेथ या सेलुलर डेथ। सोमेटिक डेथ है एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, सीजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ 3 सिस्टम्स, आल्सो कॉल्ड एज सिस्टेमिक क्लिनिकल डेथ, कि जो 3 बेसिक सिस्टम्स है ना, जो जैसे वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, इनकी जब तीनों की डेथ होगी तो कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी होगी, तो उसको सिस्टेमिक क्लिनिकल डेथ कहते हैं। मोलेकुलर डेथ या सेलुलर डेथ है कि इंडिविजुअल सेल्स की डेथ। सोमेटिक डेथ है कि सिंपल अल्फाज में पूरा एक इंसान ना उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसका वो वफात पा गया, ठीक है, तो वो आएगा सोमेटिक डेथ में। और मोलेकुलर डेथ में क्या जैसे हमने ये सच ये से याद आ गई, MCQs में इजाज़ में लिखे हुए हैं कि कौन सा ऑर्गन कितनी देर तक जिंदा रहता है। तो इंडिविजुअल जो ऑर्गन की डेथ है ना सेलुलर लेवल पे, कि लिवर की अब डेथ होगी है, आई की अब डेथ होगी, तो उसको हम कहते हैं मोलेकुलर या सेलुलर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्यूट्रीफेक्शन एंड देयर इफेक्ट। अब प्यूट्रीफेक्शन के दौरान कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, इंडोल, स्कीटोल, कैडावरीन एंड प्यूट्रिसिन। एज फार एज आई रिमेंबर ये ऑस्पी में भी आया था क्वेश्चन कि प्यूट्रीफेक्शन के गैसेस के नेम लिखें। उसके बाद है उनका इफेक्ट क्या है कि दे प्रोड्यूस प्रेशर इफेक्ट्स इन द बॉडी ऑफ द बॉडी बिकम्स स्वॉलन, टंग प्रोट्रूड्स, ब्रेस्ट एनॉर्मसली इनलार्ज एंड रेक्टम प्रोलैप्स। इससे क्या क्या होता है, रेक्टम प्रोलैप्स हो रहती है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो रहती है, टंग प्रोट्रूड आउट हो रहती है और बॉडी स्वेल हो रहती है। मतलब सिंपली कि बॉडी के अंदर गैसेस भर रही हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी ये जैसे प्यूट्रीफेक्शन के पीछे मैंने चेंजेस बताए हैं, एक सिनेरियो बताया था ना, उसके अंदर उन्होंने फीचर्स दिए हैं, टंग प्रोट्रूजन बताया हुआ था, बॉडी की स्वेलिंग बताई हुई थी, तो वो सारी किस वजह से होती है, इन गैसेस की वजह से होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, इंडोल, स्कीटोल एंड कैडावरीन। उसके बाद ड्रा लेबल डायग्राम रिलेटेड टू द चेंजेस ऑफ राइगरमोट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी जो ऑस्पी मैंने परफॉर्म की थी उसके अंदर आई थी। इसमें क्या आपने बताया था, टेम्परेचर है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 क्या लिखा हुआ है 98.8 होता है, 98.6 होता है शायद डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है यहाँ पे। और यहाँ पे है टाइम आफ्टर डेथ, टाइम मतलब डेथ के बाद कितना टाइम हो गया। तो उसमें राइगर मोर्टिस का दिखाया हुआ है कि हमने बताया था कि वो 2 to 3 आवर्स आफ्टर द डेथ वो स्टार्ट होने लग जाती होती है और ना 12 आवर्स तक ना प्रॉपर डेवलप हो जाती है। तो ये 6 से लेकर 12 तक आपने ऊपर कर्व लेके जानी है और इसको कहना है डेवलपिंग फेज़। उसके बाद 12 से 24 तक स्टैटिक फेज़ रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन।
और फिर 12 से आगे 24 से आगे 36 तक पास ऑफ फेज़ है कि इसमें बॉडी की स्टिफनिंग हो रही है, यहाँ पे फुल हो चुकी है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पास ऑफ फेज़ होती है। इसके अलावा ना बुक में ग्राफ बना हुआ है जिसमें 7 एल्गर मॉर्टिस, जिसमें तीनों दिए हुए हैं, एल्गर मॉर्टिस, राइगर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, तो वो वाला ग्राफ आपने लास्ट में एक दफ़ा देख लेना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट थैनाटोलॉजी की मैं अगेन कह रही हूँ कि जितने भी इसमें MCQs पॉइंट्स हैं, एक तो इंडिविजुअल ऑर्गन की डेथ कब होती है, आपका कॉर्निया कब डाई कर रहा है, हार्ट की वो जितने भी ऑर्गन्स जो बुक में मेंशन है ना वो सारे आपने करने हैं उनके, कि आई की डेथ कब होती है, आपके कौन कौन से ऑर्गन की डेथ किस टाइम पे होती है। उसके अलावा एक इसके अंदर है चेंजेस इन आई आफ्टर डेथ, ठीक है, टाइम रिलेटेड चेंजेस आई में कौन कौन से आते हैं वो वाले करने हैं, वो जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किए। और साथ बस इसमें गई हैं, और जो एक ग्राफ एंड पे बताया कि इसका जो तीनों का इकट्ठा ग्राफ है वो करना है।